अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज इमरान खान की अडियाला जेल से रिहाई से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ पर उम्मीद थी, मगर इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, जिसके बाद इमरान खान की जेल से फौरी रिहाई के इम्कानात दम तोड़ गए हैं। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि केस में सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई को होगी। फैसला सुनाने के वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद सेशन कोर्ट में मौजूद थी और उनकी तवक्कात के बरक्स फैसला आने पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फैसले को मुस्तरद करते हुए उसे हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खाबंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। क्योंकि फैसला आने के बाद PTI के कारकुनों ने सेशन कोर्ट के बाहर एहतजाज और नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान ये भी कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो वो लीडरशिप को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर खान साहब को कुछ हुआ तो लीडरशिप को लोग नहीं छोड़ेंगे। ये आज मुअत्तली से मुताल्लिक एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी किया, जिसके मुताबिक इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दफ़ा 426 के तहत दरख्वास्त का फैसला करते वक्त केस के मेरिट पर बहस ना की जाए। इस तरह के जुर्म का मुर्तकिब शख्स दफ़ा 426 के तहत ज़मानत का हकदार नहीं होगा जब तक कि इस बात की मजबूत बुनियाद ना हो कि बज़ाहिर सज़ा बरकरार नहीं रहेगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि दोनों दरख्वास्त गुजारों की अपीलें डायरेक्शन अपीलें हैं और उन्हें 12 जुलाई यानी 15 दिन तक निपटा दिया जाना है। फैसले में यह भी कहा गया है कि अगरचे दरख्वास्तों में दफ़ा 426 के तहत कोई बुनियादी नहीं ली गई है और दरख्वास्त गुजारों को दफ़ा 496 के तहत मुजरिम करार दिया गया है, वो काबिल ज़मानत है और दरख्वास्त गुजार ज़मानत के हकदार हो सकते हैं। लेकिन अदालत ने इस हवाले से साबिका फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसा कोई आम उसूल नहीं है कि किसी काबिल ज़मानत जुर्म में सज़ा याफ्ता शख्स अपनी सज़ा के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपील के दौरान ज़मानत में तौसी का हकदार हो सके। फैसले में यह भी कहा गया है कि सेक्शन 426 काबिल ज़मानत है, लेकिन मुजरिम अपने हक के तौर पर ज़मानत के हकदार नहीं हो सकते और इसी बुनियाद पर खातून मुजरिम भी ज़मानत की हकदार नहीं हो सकती हैं। दोनों दरख्वास्त गुजारों के पास सज़ा मुअत्तल करने की कोई बुनियाद मौजूद नहीं है, इसलिए दोनों की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाबर मानिका ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस दायर किया था और इस केस में अब तक बहुत सारी गैर मामूली चीज़ें सामने आई हैं। दिसंबर में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने केस को काबिल समाअत करार दिया था, जिसके बाद 16 जनवरी 2024 को अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की थी। इलेक्शन से चंद दिन पहले जिस तरह इमरान खान को एक के बाद एक 3 मुकदमात में सजाएं सुनाई गई, इन केसेस में इद्दत केस भी शामिल था। केस में घंटों तवील समातें होती रहीं। 31 जनवरी को 11 घंटे की तवील समात के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था और फिर 3 फरवरी को अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कसूरवार करार देते हुए 7-7 साल कैद की सज़ा सुना दी थी। यह मामला इस लिहाज से भी अहम है कि 3 फरवरी को सज़ा होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी ने फैसले को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जहाँ जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की और तमाम फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद 23 मई को सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया और 29 मई को फैसला सुनाने की तारीख दे दी। मगर 29 मई को फैसला सुनाने से पहले खाबर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जो वो पहले भी कर चुके थे और ये बात मुस्तरद हो चुकी थी, फिर फैसला महफूज हो चुका था। मगर खाबर मानिका ने कहा कि मैं आपसे इस केस का फैसला नहीं करवाना चाहता। जज शाहरुख अर्जुमन ने पूछा कि इसकी वजह क्या है, बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं, किसी न किसी जज ने तो केस का फैसला करना है ना। इसके बाद खाबर मानिका ने अदालत में शोर शराबा किया और इमरान खान के लिए नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए और उनकी तहरीक इंसाफ के बुकला से शदीद कलामी हुई। कमरा अदालत में शोर होने पर जज शाहरुख अर्जुमन केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए। जज के चैम्बर में जाने के बाद PTI के वकला ने कमरा अदालत में बोतलें मारी और फिर खाबर मानिका को अहाता अदालत में थप्पड़ भी मारे। वकला के हमले में खाबर मानिका ज़मीन पर गिर पड़े और उनके वकला उन्हें उठाकर गाड़ी तक ले गए। इसके बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा, जिसमें उन्होंने बताया
कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थी। शिकायत कुरुंदा और जवाब दहिंदा खावर मानिका ने मुझ पर आज खुली अदालत में अदम एतमाद का इजहार किया है। अदम एतमाद की दरख्वास्त इससे पहले 30 अप्रैल को खारिज की जा चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खावर मानिका के प्रिजाइडिंग अफसर पर मखसूस अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना मुनासिब नहीं होगा। इस केस में तफसीली दलाइल सुने जा चुके हैं, इसलिए अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफर करने की दरख्वास्त की जाती है। जज शाहरुख अर्जुमन ने यह भी लिखा कि शिकायत कुरुंदा यानी खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा किसी न किसी बहाने समाअत में खलल डालने और मुलतवी कराने की कोशिश की, इसलिए अपीलों के फैसले के लिए कोई टाइम फ्रेम भी मुकर्रर कर दिया जाए। फिर इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह केस एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की अदालत को मुंतकिल कर दिया था, जिसके खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए एडिशनल सेशन जज शाहरुख अर्जुमन से ही फैसला महफूज शुदा फैसला सुनाने की इस्तदा की थी। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, मगर अदालत ने जज अफजल मजूका को सजा मौतली की दरख्वास्तों पर 10 दिन और केस की मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म भी दिया था, जिसके बाद जज अफजल मजूका ने सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल करके 25 जून को फैसला महफूज कर लिया था, जो उन्होंने आज सुना दिया, जबकि केस की मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई को होगी। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के हवाले से अब तक कई हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं, लेकिन ये कहना कि ये निकाह गैर कानूनी है और ये जुर्म काबिल सज़ा है, इस पर कई सवालात खड़े होते हैं, क्योंकि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का 2022 का फैसला पहले से ही मौजूद है, जिसमें अदालत ने कहा था कि इद्दत ख़त्म होने से पहले की जाने वाली शादी ना तो जिना तस्वुर की जाएगी, ना ही वो कलअदम करार दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 तरह की गलत शादियों की निशानदेही की थी, एक बातिल और दूसरी फासिद। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फासिद शादी वो है जिसमें शादी की राह में रुकावट आर्जी है, जबकि बातिल शादी वो है जिसमें शादी की राह में हायल रुकावट मुस्तकिल हो, जैसा कि 2 बहनों से एक ही वक्त में निकाह। इस तरह से फासिद शादी बेकायदा तो हो सकती है, लेकिन वो कलअदम नहीं करार दी जा सकती, जबकि बातिल शादी कलअदम करार दी जा सकती है। जबकि खुद मुफ्ती सईद, जिन्होंने इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गवाही दी थी और उन्होंने ही दोनों दफ़ा इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया था, उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिसमें औरत का कौल मोतबर है, औरत का ये कहना कि मेरी इद्दत गुजर गई तो ख़त्म हो गई बात। औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजर गई, क्योंकि अय्याम आमतौर पर 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। माहिर कानून रीमा उमर ने इस केस के हवाले से बात करते हुए सज़ा के कानूनी नकात पर सख्त तनकीद की, इसके अलावा अहम मामला पर सवाल उठाए। पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल कानून है जो तलाक को गवर्न करता है वो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये 1960s का कानून है। इसमें कहा गया है कि तलाक जब आप देते हैं उसके बाद एक 90 दिन का पीरियड होता है जिसमें ऑफिशियली रियासत जो है वो उस तलाक को रिकग्नाइज करती है और जो तलाक है वो ऑफिशियल हो जाती है। उस 90 दिन के पीरियड में आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, ये कानून में है, बिल्कुल दुरुस्त। तो ये कहना कि ये जाती मामला है, मैं इससे एग्री नहीं करती। हमारा कानून और ये प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, क्योंकि तलाक के फौरन बाद अगर आप शादी कर लेते हैं, बच्चों से लेके इनहेरिटेंस से लेके किसी की वफात हो जाए, प्रॉपर्टी, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। इसलिए ये जो प्रोविजन है ये हमारे कानून में है, बहुत से और ममालिक के कवानीन में भी इस तरह की प्रोविजंस है। सो इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि ये 90 दिन का पीरियड जो है ये कानून में है, ये किसी का जाती मामला नहीं है, ये जेंडर्ड मामला नहीं है। इसको ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी मर्जी कि आप कभी इग्नोर करें, इसको ना फॉलो करें, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप इस 90 दिन के पीरियड के बीच में शादी करते हैं तो हमारी जजमेंट्स हैं अदालतों की बहुत सी जो कहती है कि ये इर्रेगुलर मैरिज होगी, ये वॉइड मैरिज नहीं होगी, ये जुर्म नहीं होगा, ये एक इर्रेगुलर मैरिज होगी जिसमें गुंजाइश है कि जो भी मसले आए प्रोसीजरल आप उसे ओवरकम कर सकें। और इस केस में हमने देखा कि बाद में फिर से निकाह जो है वो हुआ, तो वो जो इर्रेगुलरिटी थी उसको ओवरकम कर दिया गया। यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए थी। अब रियासत का क्या काम है कि इतने साल बाद वो आके एक पीनल ऑफेंस, उन्हें सजा और उन्हें जो कन्विक्शन है वो किस कानून के तहत हुई, वो किसी शरिया के कानून के तहत नहीं हुई, वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हुई, वो सेक्शन 496 पीनल कोड की हुई है। अब इससे मुझे
सख्त इख्तलाफ है, क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये इस सिचुएशन में अप्लाई ही नहीं करती। अगर आप सेक्शन 496 पढ़ें, ये फ्रॉड की प्रोविजन है कि आपने एक फ्रॉड दिखाया, फ्रॉडुलेंटली आपने एक मैरिज सेरेमनी दिखाई लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपकी शादी हो रही है, लेकिन असल में आपने शादी नहीं की। इसके पीछे वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन इस पे जो कमेंट्री हुई है, जो इंडिया में भी यही कानून है, उस अब इस्तेमाल तो होता नहीं है, रिडंडेंट है एक तरह से, लेकिन जो जजमेंट्स आपको मिलती है वो इस तरह होती है कि आपने एक शादी की पूरी सेरेमनी कर ली, आपने लोगों को बुला लिया, पूरा आप तैयार हो गए, लेकिन असल में आपने शादी नहीं की। अपने पार्टनर को धोखा देने के लिए या किसी और को धोखा देने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी और मटेरियल इंटरेस्ट के लिए आपने सेरेमनी की, लेकिन असल में आपको पता है कि आपने शादी नहीं की। ये इसका मंतक है, ये इस कानून इस तरह की सिचुएशंस में अप्लाई होता है, इसलिए इसमें 7 साल की सजा है, जो बहुत सीरियस सजा है। मकसद ये नजर आता है कि आपने ना सिर्फ बुशरा बीबी को बल्कि इमरान खान साहब को भी सजा देनी थी, इसलिए आपने फ्रॉडुलेंट मैरिज जो है उसका सेक्शन लगा दिया उनको सजा देने के लिए। अब ये है अलीना प्रॉब्लम। और जब ये बात शुरू हुई, फिर हमने देखा अदालती कार्रवाई में ऐसी ऐसी बातें सामने आई जो बहुत अनकंफर्टेबल थी, जो किसी की भी राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। कि जजमेंट में ये भी डिस्कस होता रहा कि अगर आप ना महरम मर्द और औरत हैं तो आप अकेले में क्यों मिल रहे हैं? ये क्या रियासत या अदालत का काम है हमें बताना, मॉरल पुलिसिंग करना कि कौन शख्स किससे अकेले में मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस जजमेंट को दुरुस्त होने की जरूरत है। ये हमारे प्रेसिडेंट के तौर पे कहीं फॉलो नहीं होना चाहिए और हाई कोर्ट में इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये प्रोविजन ऐसे मामलात में अप्लाई नहीं करती। सुन रहे, इरेगुलर मैरिज सही नहीं है, इसको कंडोन या इसको नहीं कहना चाहिए प्राइवेट मामला है, लेकिन इरेगुलर मैरिज या इद्दत के दौरान या 90 दिन के पीरियड के दौरान जो कानून में है, जब तक आपकी डिवोर्स फाइनलाइज नहीं होती, वो एक जुर्म नहीं है और जो जुर्म बनाया गया इसे वो अप्लाई ही नहीं करता। इसलिए हाई कोर्ट में मैं नहीं देखती या अपील में ये सजा या ये कन्विक्शन बरकरार रहेगी। अब तीसरा मामला सस्पेंशन का। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एज अ मैटर ऑफ राइट आप मोस्ट केसेस में नहीं मांग सकते, उसमें अदालत की एक डिस्क्रेशन होती है। वो कॉन्टेक्स्ट को देख के अगर नाइंसाफी हो रही हो वो आपकी सजा सस्पेंड कर सकते हैं। कन्विक्शन वही रहती है, सजा सस्पेंड हो सकती है। अब इस पे हमारी अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी फैसले हैं, तो उसमें जो जजेस हैं उनके पास काफी गुंजाइश है कि जो फैसला उन्हें पसंद है उसको इस्तेमाल करके वो अपनी जो जजमेंट है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब अतर मिनिला साहब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज के सेंटेंस से सस्पेंड किए थे एवनफील्ड जजमेंट में, तो 5 मेंबर बेंच था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सुप्रीम कोर्ट का, जो जस्टिस खोसा ने मेरा ख्याल है वो जजमेंट लिखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी अपील जो है वो लग गई है हेयरिंग के लिए, तो फिर ये जो एक वजह होती है कि आप सेंटेंस सस्पेंड करें कि कोई भी कॉन्विक्ट जो है वो मजीद एक कमजोर केस में ना जेल में रहे, उनके साथ ये नाइंसाफी ना हो, इसलिए सेंटेंस सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने कहा अगर अपील ही आपकी लग गई है तो फिर वो रीजनिंग अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अपील में आपको रिलीफ मिल सकती है। तो ये जस्टिस खोसा की जजमेंट थी जिसमें उन्होंने ये बात की कि अगर अपील लग गई तो सेंटेंस सस्पेंड होने का की रीजनिंग नहीं सामने आती, वजह सामने नहीं आती। इसलिए शायद आप कह सकते हैं कि टेक्निकली ये बिल्कुल गलत फैसला नहीं है, लेकिन अगर आप और भी फैसले देखें तो आपको ये ऐसे फैसले भी मिल जाएंगे जिसमें इस तरह के मामलों में दैट सेड अगले महीने अपीलें लग रही हैं इसकी, एंड आई होप जल्दी फैसला आता है और दुरुस्त कानूनी तौर पे मॉरली एक बेहतर फैसला आता है। दूसरी जानिब 9 मई को होने वाले मुकदमात के हवाले से भी एक अहम पेशरफ सामने आई है। आज खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली गंडापुर की ज़ेर सदारत होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई है। सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब ये बताएगा कि ज़ाहिर है आज फैसला आया, अब हाई कोर्ट ने 10 दिन के अंदर अंदर पाबंद किया था कि सज़ा मौतली का फैसला सुनाए अदालत, और 1 महीने के अंदर अंदर अपीलों पर फैसला सुनाया जाना है, यानी 12 जुलाई तक वो फैसला आना है। तो क्योंकि फैसला आना ही है केस के ऊपर, तो वैसे ही बहुत सारे कानूनी सवालात उठते हैं सज़ा के ऊपर और बहुत तनकीद होती है, तो आप आज मायूस हैं या पुर उम्मीद हैं कि बहरहाल 12 जुलाई को ये ख़त्म हो जाएगा?
नहीं, हम तो सारे देखें, सारे सिस्टम से ही पर सवालिया निशान उठता है। मायूसी तो कुफ्र है, मायूस तो हम किसी सूरत में भी नहीं होते और ना ही हमने पाकिस्तान की आवाम को मायूस होने देना है। इसलिए खान हमेशा पुरअज़्म है और वो कहता है कि हमने कभी शिकस्त मैंने ज़िंदगी में तस्लीम ही नहीं की है, और इंसान उस वक्त हारता है जब वो शिकस्त तस्लीम करता है। हमने तो खान के उस पर कहने पर ही चलना है। लेकिन शर्मनाक बात देखें, इद्दत के केस में आप अंदाज़ा कीजिएगा, ये भी कोई केस है? 1400 साल में इस्लाम की तारीख़ में ऐसा कभी केस नहीं हुआ। इससे न सिर्फ 52% हमारी औरतें जो हैं वो बड़ा सरासिमगी के आलम में और बहुत ज़्यादा वो गम व गुस्से में हैं इसकी वजह से। दुनिया में हमारे प्यारे मज़हब की जो है इसमें बदनामी इस केस की वजह से हो रही है। और इसमें एक लम्हा भी इनको जेल में रखना, बुशरा बीबी को या इमरान खान को, ये जुल्म है, सरीहन जुल्म है, सरासर जुल्म है। अच्छा देखें कि पहला ज़रा अब आप ज़रा देखें कि जब बहस हो चुकी, मैं ख़ुद 50 साल से वकालत कर रहा हूँ, हम तो फ़ैसला सुनने कभी जाते भी नहीं हैं, क्योंकि फ़ैसला जज आके सिर्फ फ़ैसला सुना देता है। जब पहले बहस व तमीज़ हो चुकी और जज साहब ने एक तारीख़ जो जिनसे मुंतकिल उन्होंने तारीख़ फ़ैसले की सुनाई, तो फिर ये जो तमाशा बनाया गया कि खावर मानिका को मुस्लिम लीग नून के वकला ने लाकर और वहाँ एक शोर शराबा किया और जो शर्मनाक अल्फाज वहाँ कहे गए और फिर एक जो है सीन क्रिएट किया गया। तो मुझे उन जज साहब पे भी, दिलावर पे भी हैरत हो रही है कि बजाय इसके कि वो फ़ैसला सुनाकर और उसको तौहीन अदालत में खबर मानिका को अंदर कर देता, अगर वो रखना अंदाजी कर रहा है या अदालत के सामने वो जो सब ये ज़ाहिर शाहरुख अर्जुमन साहब ने, हालांकि उससे पहले शाहरुख अर्जुमन साहब ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी थी खबर मानिका साहब की कि उन्हें वो किसी और जज को मुंतकिल कर दें, मगर फैसला महफूज करने के बाद ऐसा किया। इस केस में तो ज़ाहिर शुरू से ही बहुत सारे मेरिट पर सवालात उठते हैं, जिस तरीके से केस चला सवालात उठते हैं, मगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 12 जुलाई को इस केस का फैसला आएगा तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, या जो शेख रशीद साहब ने कहा कि जो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा होने दिया जाएगा वो बेवकूफ़ हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा? देखिए शाहजेब, इस केस में से तो कोई नहीं रोक सकता उनको बरी करने में, यानी इसमें तो बरीयत नविश्ता दीवार है। चाहे इसने आज फिर एक जो है 2 जुलाई तक ले गया है, और चूंकि 1 महीने का कुशन हाई कोर्ट की उस फैसले में मौजूद है कि अपील का फ़ैसला जो है महीने के अंदर करना है, लेकिन मुझे तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी हैरत हो रही है। देखें, इस तरह तो बहुत आसान है ये मिसाल देकर, कोई भी केस जिसके खिलाफ जा रहा होगा, दूसरा फरीक उठ के फैसले वाले दिन कह देगा जी मुझे आप पर एतमाद नहीं है और बक बक कुछ करके, तो इसका मतलब ये है कि आपने केस खटाई में डाल दिया और दूसरे जज के पास गया और फिर एक नई सिलसिला शुरू होगा। तो इस तरह से ये नज़ीर कायम करना ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को नफ़ी करता है। ये उनको चाहिए था कि ये वापस भेजते उनकी तरफ, अर्जुमन की तरफ वापस भेजते और उसे कहते कि भाई आपने जो भी फ़ैसला लिखा हुआ है आप सुना दीजिएगा, और अगर कोई मुदाखलत करता है तो कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कीजिएगा। ये करना चाहिए था चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एनहिलेट कर दिया है, ये कह के इसका मतलब है आइंदा हर सेशन जज, एडिशनल सेशन जज क्या एक फरीक को तो पता चल जाता है ना कि मेरे खिलाफ केस जा रहा है, तो वो फैसले वाले दिन आके शोर शराबा कर देगा और फिर कहेंगे जी वो देखें वो तो बड़ा एक मशहूर केस है जो इमरान खान और बुशरा बीबी का, उसमें भी जब जज ने ये किया था तो वो उसने सुनने से इनकार कर दिया था, लिहाजा आप इसको मुंतकिल कर दें। तो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए था इन द फर्स्ट। जैसे ये अहम नुकता है कि ये जो प्रेसिडेंट सेट किया गया। मगर एक और सवाल उठ रहा है खोसा साहब, एक तो पार्टी के अंदर से अब कुछ आवाज़ें उठी हैं जो इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि पार्टी का फोकस इमरान खान साहब को और दीगर कारकुनों को बाहर लाने से ज़्यादा मुख्तलिफ रहनुमाओं का, और जिस वक्त लीडरशिप पार्टी को चला रही है वो अपने ओहदों पर है। फिर साबिक जो रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि लीगल टीम जो है वो ठीक नहीं कार्रवाइयाँ कर रही है, और जो मौजूदा सियासी लीडरशिप भी है और जो लीगल टीम भी है उनके फेलियर से इमरान इस्माइल साहब ने भी कहा कि दिलचस्पी नहीं लगती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। आपको लग रहा है लीगल टीम और सियासी टीम दोनों की कोई खामी है जिसकी वजह से पार्टी के अंदर इस वक्त नाराज़ियाँ पैदा हो रही हैं और जो साबिक रहनुमा हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं?
नहीं देखें शाहजेब, एक बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये बात की है, क्योंकि वो बहुत ही गिड़गिड़ा कर वो शामिल होने और आप माफ़ी के खासगार हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस समोया जाए। और ये हमारे पास, मैं चूँकि कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ, हमारे पास ये बात आया मसला, लेकिन हमने ये तय ये किया कि जब तक इसका फ़ैसला इमरान खान साहब खुद मुखलसी के बाद ही खुद फैसला करेंगे, लिहाजा हमारी सिफारिशात अपनी जगह पर जब हम करेंगे, लेकिन जब तक खान साहब बाहर नहीं आते हम इसको मुअख्खर करते हैं। और हमने वो साइनेडाइड जॉइन कर दिया फवाद चौधरी साहब। मगर वो बहुत नाराज़ हैं, वो कह रहे थे कि आप लोगों, क्या कोर कमेटी में बहुत इख्तिलाफ था इस बात पर कि उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनकीद कर रहे हैं कोर कमेटी पर कि इनका कोई स्टेचर नहीं है, इनको तो कल तक कोई जानता नहीं था, बहुत सारे रहनुमाओं को पार्टी के अंदर वो कद नहीं है इन लोगों का कि ये बात को आगे बढ़ाए, मामला हल करें। आज ही मेरी बात हुई अदालत में, मैंने कहा कि आपने अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी, जो हम आपके लिए हमदर्दी रखते थे आपने उनको भी माने कर दिया बोने कहकर। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब था उनके लिए ये बात करना। अगर वो वाकई संजीदगी से पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो आप इतने महाज खोल कर जो है अपने लिए आसानियां पैदा नहीं करते। तो मेरे ख्याल में उन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बात की है, इसमें कोई सरे मुँह सदाकत नहीं है, पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। यकीन कीजिएगा इमरान खान की क़यादत जो है वो उस पर ज़रूर ये होता है कि जी ज़्यादा करना चाहिए, हम शायद कम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ हमें एहतजाज करना चाहिए, उनको बाहर लाना हमारा जो है पहला फरीज़ा है। देखिए हमने उसमें कोशिश की है, अब हम पार्लियामान से हमने निकल के एक दिन हम इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो लेकर गए कि इमरान को रिहा करो, आइन पर अमल करो, फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक, फिर कल हमने जो है इधर लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो निकाल के जो है सीधा जुलूस, और हमारी जो है सूबाई असम्बली के तमाम मेंबरान अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन की क़यादत में हमारे साथ वो हम नवा हुए और रीगल चौक पर हम इकट्ठे होकर फिर हाई कोर्ट में आए, और उसमें भी एक ही नारा था कि इमरान खान को रिहा करो और आइन पर अमलदारी करो, ये जुल्म की सरकार नहीं चलेगी वगैरह वगैरह। तो हमारा देखें तो साहब, तो फिर एक तरफ लीगल मामलात हैं और लीगली आपको बहुत उम्मीद रही है, आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल में रखा ही नहीं जा सकता, वो ज़रूर बाहर आ जाएंगे। अब दो केसेस में, एक तो कलदम हो गया साइफर वाला, एक में मुअत्तल है सज़ा, दूसरा आप उम्मीद कर रहे हैं कि 12 जुलाई को ये फारिग हो जाएगा। एक है लीगल मामला, दूसरा है सियासी मामला। आपको लगता है कि सियासी तौर पर मुमकिन है इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे क्योंकि उनके मामला इस्टेब्लिशमेंट से है नहीं ठीक और हुकूमत से वो बात नहीं करने को तैयार? देखें एक बात तो मुझे यकीन है कि बुशरा बीबी तो या बिल्कुल बाहर आ जाएंगी या बनीगाला आ जाएंगी या ज़मान पाक आ जाएंगी अपने घर में, बिल्कुल वो तो मुखलसी उनको हो जाएगी, कोई जवाब नहीं। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, देखें ये जितने दिन उन्हें रखेंगे आवाम का गम व गुस्सा, गैज़ व गज़ब, नफ़रत बढ़ती चली जाएगी। सो ये अगर समझती है ये हुकूमत कि ये एस्टैब्लिशमेंट की ताकत पर ये अपना जो है पॉलिटिकल कैपिटल को गेन कर रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। सो इस नफ़रतों से ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम होगी और ना ही मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में आएगा। सूरत में ज़रा आप लोगों ने कुछ एहतजाज भी किए मगर गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर नहीं पड़ा। आप किस तरीके से कोई दबाव अब डाल पाएंगे रिलीफ हासिल करने के लिए इमरान खान साहब के लिए, या फिर अपने मुतालबात मनवाने के लिए? शहबाज शरीफ साहब की ऑफ़र मानेंगे? क्योंकि अचकज़ई साहब वाला जो फार्मूला है वो भी नहीं लग रहा कि आगे बढ़ता नजर आ रहा है। क्या पीटीआई खुद इंगेज करने की तरफ बढ़ेगी? देखें यार खानदार साहब, मुझे बताएं इस बेचारे जो फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म है, इसके पास कोई अख्तियार है? सही पहले इससे ये तो पता कर लें, पूछ लें इसके पास कोई अख्तियार है। देखें बदकिस्मती ये है कि वज़ीर ख़जाना इसका नहीं है, वज़ीर दाखिला इसका नहीं है, वज़ीर जो आला है बलूचिस्तान इसका नहीं है, यहाँ आईजी पंजाब जो है वो इसका नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की इनकी नहीं है। इनके हाथ में कुछ है भी पहले ये तो बताएं। मुझे याद है कि जब मैं उस वक्त सरबराही कमेटी में मैं बात कर रहा था और जमाली साहब के साथ, तो जमाली साहब के साथ हमने पहला सवाल ये किया कि देखें हमारी पहले शर्त ये है कि मुशर्रफ वर्दी उतारे। तो मैंने जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा पहले ये बताएं आपके अख्तियार में है सही उसकी वर्दी उतरवाना आपके अख्तियार में है?
आपने जो ये महफिल सजाई है, अगर तो आपके अख्तियार में है और कोई माने खेज आप मुज़ाकरात हमारे साथ करना चाहते हैं, सारी ऑपोजिशन थी, बशमूल इमरान खान भी मौजूद थे, मौलाना ताहिरुल कादरी थे, उस वक्त फारूक लिगारी ज़िंदा थे, वो मिल्लत पार्टी के अपना सरबराही कर रहे थे, चौधरी शुजात, सारे हमारी पार्टी मौजूद थी। तो देखें बात ये मगर फिर जब हालात वाक़यात ऐसे बने तभी जनरल मुशर्रफ ने वर्दी उतारी, तो अब आपको हालात वाक़यात ऐसे लग रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों के साथ टेबल पर बैठकर बात करने को तैयार हो जाए, क्योंकि हुकूमत आपके इनके पास इख्तियार नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, या अभी उसमें टाइम लगेगा? फिर देखें, वर्दी उसने उस वक्त उतारी जब मैंने सर फड़वाया था और सारी कौम सड़कों पर थी, वो कला की तहरीक की वजह से हुआ था, और फिर असम्बलियों से जो है करारदादें करवाई गई और उसको जो है फिर, और मैंने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के केस में उसे मफरूर करार दिलवाया था और मुशर्रफ को आपने आर्टिकल 6 में सज़ा करवाई थी। मुशर्रफ ऐसे नहीं गया था, ज़रा समत तारीख की। तो फिर ऐसे हालात वाक़यात कैसे इस वक्त तो नहीं है, आपको लग रहा है पैदा हो जाएंगे जिसकी वजह से मुज़ाकरात के लिए मजबूर हो जाएगी एस्टैब्लिशमेंट? खानदादा साहब, हम नहीं चाहते कि उस नहज पर आए। 1971 का सानिया हमारे सामने है, जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं सीखती वो मिट जाती हैं। हम बार बार बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा मुहिब वतन बनिएगा, पाकिस्तान से प्यार करना सीखिएगा और पाकिस्तान के लिए सोचें, अपनी ज़ाती इना और ये जो ईगो है इसको एक तरफ रखें। और शुक्रिया रजबो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी अहम समाअत हुई है और सूरत हाल दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे ब्रेक के बाद। कुछ देर पहले खबर आई है और ख़ुद उमर अयूब साहब ने ट्वीट किया है कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और जाहिर है उन्होंने वजह यह बताई है कि वो फोकस करना चाहते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के रोल पर, जो कि नेशनल असेंबली में है। साथ में ये भी बताया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो तहरीक इंसाफ का है उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। इख्तलाफात की खबरें पहले ही सामने आ रही थी, पार्टी की तरफ से इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी। कल बहुत तफसीली खबरें हैदर शराजी सामने लाए थे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। इसके अलावा उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी इस हवाले से बात की थी और उन्होंने भी कुछ इख्तलाफात का इजहार किया था कि इस वक्त जो लीडरशिप है वो फोकस नहीं कर रही है। शराजी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। क्या यही मसला है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन फोकस करना चाहते हैं, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हुए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस हवाले से सवाल उठ रहा है कि बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं की रहाई के लिए क़यादत क्या कर रही है। इस सवाल के बाद पार्टी के जो मेंबरान असेंबली हैं वो भी क्वेश्चन करते रहे और पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में मुतअद्दिद मरतबा इसका जिक्र भी होता रहा। और आज असद जो इस वक्त ये खबर सामने आई है जिसके हवाले से उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से वो इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ अपोजिशन लीडर का जो किरदार है, दूसरी तरफ अपने पार्टी के अमूर हैं, तो वो बैलेंस करके नहीं चल सकते। लेकिन उन्होंने इसकी ये तो वजूहात बताई है, लेकिन इसके अलावा भी पार्टी के अंदर भी क्वेश्चन किए जा रहे थे सीनियर लीडरशिप से। पहला ये कि सीनियर लीडरशिप जलसे जुलूसों से मुताल्लिक क्या हिकमत अमली कर रही है। दूसरा ये कि मुख्तलिफ औकात में पार्टी के, जैसा कि एक तरफ शेर अफजल मरवत ने गुफ्तगू की, उन्हें शोकाज नोटिस जारी हो गया। सालार काकड़ थे, उन्होंने जब ट्वीट किया और गुफ्तगू की, उन्हें शोकाज नोटिस जारी हुआ। तो पार्टी के अंदर भी उमर अयूब के हवाले से अगर बात कीजिए या शिबली फराज या बैरिस्टर गौर के हवाले से क्वेश्चन उठते रहे हैं। उन सवालों का जवाब तो नहीं दिया जाता रहा ऑफिशियली, लेकिन जो तमाम चीजें हैं उस मेरे सोर्सेज से अभी जिस वक्त उन्होंने ये तमाम चीजें उन्होंने अब ये सामने आई हैं, उनकी जानिब से लेटर सामने आया है, तो मैंने अपने सोर्सेज से बात की। उन्होंने ये बताया है कि पार्टी के अंदर जो इस वक्त सवालात ये अपने पार्टी के सीनियर क़यादत की रहाई से मुताल्लिक हैं, उन सवालात का ताल्लुक भी इस इस्तीफे से है। और आज जब जमानत जब सजा मौतली की दरख्वास्त मुस्तरद हुई, उसके बाद कारकुन तनकीद भी करते नजर आ रहे थे पार्टी लीडरशिप के ऊपर कि वो पार्टी लीडरशिप को भी जिम्मेदार ठहराएंगे अगर इमरान खान को कुछ होता है। बट एक और बात उमर अयूब साहब ने अपने पोस्ट में लिखी है कि मजीद चेंजेस किए जाएंगे तहरीक इंसाफ के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आने वाले दिनों में, और वो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक होंगे एज डायरेक्टेड बाय पीएम इमरान खान साहब। क्या खान साहब ने कोई डायरेक्शंस पहले ही दे दी हैं? क्या वो भी मुतमईन नहीं है इस वक्त जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को चलाया जा रहा है?
देखिए, सबसे अहम ये कि बानी पीटीआई के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही थी कि जिसके मुताबिक वो भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद से मुतमईन नहीं थे, क्योंकि माइनस बानी पीटीआई की बात चल रही थी। तो जिसके तनाजर में ये जुमला बहुत अहम है कि उनकी इंस्ट्रक्शन या उनके हदायत के मुताबिक क्या चीजें हैं। बानी पीटीआई जेल में बैठकर भी कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं या मुलाकातें या पैगामात का ताल्लुक इन चीजों से है। वो चाहते हैं कि पार्टी उनके पास कंट्रोल में रहे, जिसके बाद ये हदायत भी उनके साथ जोड़कर अगर देखा जाए तो चीजें बहुत क्लियर या वाज़ेह पिक्चर होती चली जाती है कि कहीं ना कहीं पार्टी की सीनियर लीडरशिप पर कारकुनों या फिर पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान के अलावा बानी पीटीआई भी क्वेश्चन करते रहे हैं, जिसके हवाले से उन्होंने कहा है कि चेंजेस होंगी। तो इस आप देखते हैं कि ये चेंजेस क्या होंगी, लेकिन मेरे सोर्सेज ये बता रहे थे कि बानी पीटीआई ने इससे कबल एक मौका पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से ये कहा कि इस वक्त तो मुझे माइनस करने का जिक्र किया जा रहा है, मुझे माइनस करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर एक्सेप्ट होता है तो मुस्तकबिल क्या होगा, उस पर ये सवाल तो बानी पीटीआई ने अपने वकला के हमरा उठाया था। लेकिन ये बहुत अहम नुक्ता है कि असद ऐसे मौके पर उमर अयूब इस्तीफा देकर जा रहे हैं, जब एक तरफ बानी पीटीआई की रहाई के लिए पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में उनके अपने मेंबरान कह रहे हैं कि संजीदा कोशिश होनी चाहिए। दूसरी तरफ कारकुनों ने भी आज उनसे सवाल उठाया, और तीसरा ये कि बानी पीटीआई ने भी चेंजेस की बात कर दी है। और शानदाना गुलजार समेत मुतअद्दिद और जो शानदाना गुलजार साहिबा आपसे जब बात करी कल, उन्होंने तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बात करी थी। वो तो जो है मशकूक कह रही थी कि कुछ सियासी कमेटी में रहनुमा मौजूद हैं, फिर शेरियार आफरीदी के इख्तलाफात की खबरें। मरवत साहब तो अगर साइडलाइन हुए तो वो तो इमरान खान साहब के अहकामात के तहत ही हुए, जिस पर उन्होंने मायूसी का इजहार किया। तो अब क्या पहले एक तरफ के लोग साइडलाइन थे, अब क्या दूसरी तरफ के लोग साइडलाइन होंगे, मौका मिलेगा, ये किस तरफ मामला जा रहे हैं? देखिए, ये एक तरफ या दो तरफ ग्रुपों की इसके दरमियान लड़ाई से हटकर ये इस वक्त सबसे ज्यादा वो जो गुज़श्ता रोज शानदाना गुलजार ने कहा था सियासी कमेटी में मशकूक किरदार हैं, ये बहुत अहम है। क्योंकि सियासी कमेटी से निकलने वाले अफराद या फिर सियासी कमेटी में जो लोग नहीं हैं, वो इस वक्त यही कह रहे हैं कि बानी पीटीआई का जो भी पैगाम होता है सियासी कमेटी उससे हटकर कुछ फैसला करती है, या फिर उनका पैगाम मुकम्मल तौर पर 100% पार्टी की कोर कमेटी या सियासी कमेटी के जरिए अवाम तक या फिर अपने मेंबरान असेंबली तक नहीं पहुंचाया जाता, जिस पर तो शिकवा होता रहा है। तो ये मुझे ये लग रहा है, मेरे जो सोर्सेज से बात हुई है, ये इब्तदा है। इसके बाद मजीद भी चेंजेस आएंगी, और जिन चेंजेस का ताल्लुक पार्लियामान के अंदर और बाहर क़यादत से होगा, और खासकर पंजाब की क़यादत के हवाले से इसी हफ्ते बानी पीटीआई ने ये कहा है कि वो बाहर नहीं निकल रही, तो मैं बड़ी चेंजेस पंजाब की तरफ करूंगा। तो ये इसके बाद मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पंजाब में भी तब्दीली के इम्कानात हैं, वहां की लीडरशिप को भी तब्दील किया जा सकता है। मगर बुनियादी मसला क्या है? क्या बुनियादी इस बात पर मसला है कि पार्टी बाहर मोबिलाइज नहीं कर पा रही है? क्योंकि बाहर ये पार्टी ये कहती है भैया मोबिलाइज कैसे करें, हमारे खिलाफ तो क्रैकडाउन हो रहा है। क्या जो शकूक व शुबहात का अंदर से इजहार किया जाता है कि जी कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने अंदर से मामला तय किए हुए हैं, उन्हें अपने सिर्फ ओहदों की फिक्र है, मगर वो रहनुमा कर क्या सकते हैं? बुनियादी तौर पर एतराज़ क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो कोशिश भी करते हैं तो क्रैकडाउन तो होता है। तो फिर आपको इस हवाले से ये देखना होगा कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि जिस वक्त 9 मई के बाद सबसे ज्यादा मुश्किलात थी तो मैं बाहर निकला, और इस वक्त की मौजूदा क़यादत इंतजार में होती है कि डिप्टी कमिश्नर इजाजत दें तो हम जलसे करें। तो फिर उनका भी ये बयान सामने रखा जाए, और दीगर जो रहनुमा हैं वो ये चाहते हैं कि मुश्किल वक्त जिस वक्त 9 मई के बाद इलेक्शन से पहले था उस वक्त हम निकले, तो इस वक्त क़यादत के लिए ये निकलना ज्यादा आसान है। तो ये क्यों नहीं निकल रहे, या बानी पीटीआई के लिए कोशिशें क्यों नहीं कर रहे? ये तो सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ आगे बढ़े। तो फिर शेर अफजल मरवत ने भी वो स्टेटमेंट दी थी। अब सबसे अहम जिम्मेदारी ये कि बैरिस्टर गोहर तो कोशिश करते हैं, मुफाहमत की बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उन पर यह जिम्मेदारी है उनको इस हवाले से जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है कि एक तरफ पार्लिमानी पार्टी में उनकी क़यादत पर सवाल उठ रहा है, वो मुकम्मल खामोश हैं, दूसरी तरफ जिसको शो काज नोटिस जारी किए जाते हैं उस पर किसी किस्म का
अभी मजीद पेशरफ्त तो मतलब मैं कोई करता हूँ कि जो शानदाना गुलजार साहिबा ने कल आपसे बात की थी वो क्या बात थी, क्या मामला था, वो हम एक दफ़ा फिर भी आवाम को दिखा दें, ऑडियंस के सामने रख दें कि क्या बात थी। ये नाज़रीन ज़रा देखिएगा कि शानदाना गुलजार साहिबा ने जब कल बात की थी हैदर शराजी से तो वो क्या बात की थी। जैसे ही हमारे सामने शॉट होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। मगर क्या उमर अयूब साहब का अपना कोई ग्रुप था हैदर शराजी जिसके लिए बड़ा सेटबैक हो गई है? देखिए, इसके लिए फिर तो आपको ये देखना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर से परवेज खटक को हटाने के लिए जिस वक्त शोकाज नोटिस जारी किए गए मुसलसल, उस वक्त परवेज खटक ने कहा था कि मैं शोकाज नोटिस का जवाब इस वक्त नहीं देता, पार्टी मुश्किल में है, इमरान खान को मैं मुश्किल हालात से गुजरेंगे तो मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। तो फिर केपी के चैप्टर से उन्हें साइडलाइन करने के लिए कोशिशें की गई। तो ये सारी चीजों की इब्तिदा उस वक्त से हो गई। मैं जरा दिखा दूं नाज़रीन को शानदाना गुलजार साहिबा ने कल क्या कहा था। अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते, 4 महीने हो गए इस असेंबली को, और हम डेस्क मार रहे हैं और थपकियां मार रहे हैं और कमेटी खेल रहे हैं असेंबली, इससे बेहतर है घरों में जाके बैठ जाए। फ्रस्ट्रेशन सबको हो रही है। इसी तरह शहरियार बहुत सख्त फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि अगर मैं खान साहब के काम नहीं आ सकता तो मैं काहे में नहीं हूँ। हमसे तो अवाम पूछती है कि खान किधर है, क्यों नहीं आता। अवाम बेचारी महंगाई भी भूल गई है, पैसा पानी सब कुछ, सिर्फ कहते हैं हमारे खान को निकालो। तो फ्रस्ट्रेशन होती। तो शहरियार ने जब उस दिन वो कहा, मेरी उनकी मिसेज से बात हुई, तो मैंने उसको पब्लिकली थ्रेटन कर दिया कि अगर आप जाओगे खान का केस खराब करोगे फिर हम भी जाएंगे। अडियाला के सामने ना देना पड़े, प्रेसिडेंसी के सामने, पीएम हाउस जहाँ देना पड़े हम देंगे, तक देना की तो अगर हम खान को फिर कैसे और निकालें? मैंने से हम तो बहुत चीजें नहीं कर सकते ना, हम पे कदगन होती है। फिर जब ऑर्डिनरी सिटीजन होंगे हमारी मर्जी हम जो करें। तो इस हवाले से कहाँ कोशिश में कमी नजर आ रही है, कौन सी लीडरशिप में क्या है? हर पार्टी में मुफाहती मज़ामती हॉक्स और डव्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिकमत से चलो, कुछ लोग कहते हैं जोश से चलो। तो चाहे शहरियार हो गया, चाहे अली मोहम्मद हो गया, मैं, शेर अफजल मरवत, असद कैसर, जुनैद अकबर, सलीम रहमान, बहुत सारे हमारे भाई हैं पंजाब के, महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान, आमिर डोगर, शबीर कुरैशी, हम तो सब सेकंड या थर्ड टाइमर्स हैं। तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। हो सकता है कि कोर कमेटी का कोई हो तरीका जो हमें नहीं पता, हम कोई भी कोर कमेटी में नहीं है सिवाय अली के और असद कैसर के। तो फिर उसके बाद शेर अफजल साहब ने भी कह दिया कि ठीक है तुम दोनों जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूँ। तो फैसले कोर कमेटी की बजाय सियासी कमेटी में होते हैं। कोर कमेटी तो अब वो सियासी कमेटी में मेरे ज्यादा वो नहीं है, सियासी कमेटी में मेरा ज्यादा वो नहीं है, बट देखी जाएगी। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है, डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल जब ये 9 मई के बाद से। असली लीडर्स तो आपकी पार्टी में बैठे हुए। देखिए, कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी की तब वैल्यू होती है जो पार्लिमानी पार्टी नहीं होती। पार्लिमानी पार्टी सुप्रीम। तो आई गेस शहरियार की वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी। ब्रेक शामिल करते हैं, नाम खबर आपके सामने रखिए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की अहम समाअत जारी है और इस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नजरें हैं, क्योंकि इस केस के फैसले के नतीजे में कौमी असम्बली में हुकूमत की 2/3 अक्सरियत खत्म हो सकती है। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद बढ़ सकती है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतने वाले 81 अरकान असम्बली की लिस्ट और तफसीलात फुल कोर्ट के सामने रखी गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने आज भी जजेस के सख्त सवालात का सामना किया और अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने लिस्ट देखकर सवाल उठाया कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने अपनी दस्तावेजात में खुद तजादात पैदा किए हैं, जैसा कि डिक्लेरेशन एक जमात का लगाया है, सर्टिफिकेट दूसरी जमात का लगाया है। एक शख्स किसी से शादी करना चाहे, उसकी अपनी चाहत है, लड़की को भी रजामंद होना चाहिए, तो दोनों बातें होंगी ना। इधर तो एक वो अपनी वाबस्तगी स्टैच्यू डिक्लेरेशन में अगर एक बता रहे हैं, हो सकता है सियासी पार्टी चाहे कि नहीं आप मेरे कैंडिडेट बनो, तो ये तजाद जो आ गया है जो आना असूलन तो नहीं चाहिए था ना आइडियली डिक्लेरेशन में, तो वही होना चाहिए था। आप सर्टिफिकेट भी उसी का लगाओ, स्टैच्यू बात ही खत्म हो गई। अब जब ये तजाद जो आपने नहीं बनाया मगर कैंडिडेट ने खुद बनाया, एक तरफ कहा कि मैं फलां पार्टी से मुंसलिक हूं नजरियाती से, और मगर सर्टिफिकेट नजरियाती का नहीं लाते हैं, पीटीआई का लाते हैं। डिक्लेरेशन में पीटीआई का तस्करा नहीं करते, नजरियाती का करते हैं। कानून में कोई ऐसी शिक है जो इस तजाद का सोल्यूशन बताए? My lord, there are two documents go hand in hand. One, a declaration, and 2, party affiliation certificate. They must match. ये law में लिखा हुआ है. They don't match. If they don't match, so 67(3) says if they don't match, the only other legally recognized class is of independent. एक और इसमें भी हो सकता है ना सर कि अगर वो उनको नजरियाती का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, एक पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, तो एक आसान रास्ता है इंडिपेंडेंट कर दो, मतलब आप आउट भी कर सकते। कैन यू आउट अ पर्सन आल्सो? सर मैं ये आरओ के पास था because he could have then the stronger and the more sustainable view is treat him as an independent. इस दौरान जजेस ने लिस्ट में मौजूद कुछ ऐसे अरकान की निशानदही की कि जिनका डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट दोनों एक ही जमात का था। तो इस पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि फिर क्यों
इन अरकान को तहरीक इंसाफ के अरकान तस्वुर नहीं किया जाएगा। इंतखाबी निशान से इसे कंफ्यूज ना करें, वो एक अलग चीज़ है। कभी आप इन केसेस 81 में ऐसा था कि he gave a declaration, I belong to a particular party, one, and he also gave a certificate of a particular same party and did not withdraw it, and you declared that particular that returned candidate as an independent. सिकंदर साहब, ये दो कंडीशंस वाले हैं। सिकंदर साहब, then he withdraws। जवाब इस चार्ट में है जो आपने खुद हमें दिया है। जी, लेट्स गो टू द चार्ट। सीरियल नंबर 12 और 20 पे तो दोनों ही पीटीआई हैं, डिक्लेरेशन में भी पीटीआई है, टिकट भी पीटीआई का है जी। और फिर आखिर में वो कंटेस्ट, अगर एक ये जो दो माय लॉर्ड ने जो जिक्र किया, दोनों अगर मैच कर रहे हैं जी, तो फिर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं सिंबल से। उसको हम पीटीआई क्यों ना तस्वर करें? डिक्लेरेशन भी आ गया और सर्टिफिकेशन भी आ गया, बिल्कुल। तो इसको क्यों ना पीटीआई कैंडिडेट तस्वर किया जाए? सर, बिकॉज अगले कॉलम में एट सीरियल नंबर 1, दिस इज माय आंसर सर, एंड आई एम सॉरी इफ आई एम, ये आपका आंसर है, फिर आप सिंबल से कनेक्ट कर रहे हो ना। इसको नॉमिनेशन पेपर भी लिख रहा है और सर्टिफिकेट भी ला रहा है उसी पार्टी का, जो भी पार्टी है, तो उसको आप उस पार्टी का क्यों नहीं तस्वुर कर रहे हैं? सिंबल एक अलग चीज है, समझने की कोशिश करें, वो एक अलग चीज है। आप उसको मिक्स अप कर रहे हैं बार बार। वो आप उस पर बेशक वो उसको आप सिंबल, आप चलें सिंबल भी दूसरा देते हैं, मगर उसको तस्वुर फिर भी किया जाएगा कि वो पीटीआई का है। आपका जवाब है जो मुझे क्लिक नहीं कर रहा। ये जो 6 हैं, इन 6 का वोट आपने काउंट किया when you were giving reserved seats? No, because they came as independents, they went, ठीक, वो दूसरी बात है। So it's a matter that these 6 all 81 प्लीज, और 81 को छोड़ दें, हम आपके साथ हैं ना। हम इन 6 पे आ जाते हैं जिनने डिक्लेरेशन भी दी, सर्टिफिकेट भी दिया और उनने विड्रॉ नहीं किया। आपने उनको इंडिपेंडेंट किया और उनके वोट को शामिल नहीं किया। That's right, बिल्कुल माय लॉर्ड, that is absolutely factual। जिससे आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि जब पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती थी तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कैसे पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट ला सकते थे? इस कंफ्यूजन का बर्डन उम्मीदवारों पर कैसे डाला जा सकता है? internal elections of the party, they cannot now be allotted the symbol. So it does create some confusion that now that the party can't be given the symbol, how are these candidates to treat themselves? कि 13 को उनसे कहना party affiliation certificate ले आओ was, how could they bring it when the party could not contest the election? So there's no certificate that they understood to bring, and you didn't clarify it in any of your orders. You maintained that now we will treat you as independent. So having been part of the confusion, what is it that you're expecting from the candidates who are probably just as confused as you are? सारा जो confusion हो रहा है ये उसी context में देखा जाएगा ना, कि इसको हम separate करके देखेंगे और उन पर burden डाल देंगे for their lack of understanding. The ECP allowed them to contest elections. There was the other option was that based on these contradictions, like my lord is also observing, there could have been a harsher order perhaps. They were all allowed to contest. दौरान समाज जस्टिस मुनीब अख्तर ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का जिक्र किया तो इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैद ईसा ने इलेक्शन की तारीख ना देने का हवाला देते हुए साबिक सदर पर कड़ी तनकीद कर दी। If I may follow on from my question, 22/12/2023 को who was the president of Pakistan? Dr. Alvi. And was it a political government in the field or in office, or was it a caretaker government? Caretaker government. And a caretaker government is supposed to be neutral or partial? Neutral. As neutral as you are? As neutral as I am. As independent as you are? As independent as I am. As much lovers of democracy as you are? Absolutely. As much defenders of free, fair, independent elections as you are? I don't defend the faith, my lord. I just do elections. All right. Yes. Your article says fair. Your article says fair. You can't run away. आगे बढ़ते हैं ना। सिकंदर साहब पे आप देखिए, मैंने understood. आपने देखिए आप I got the सिकंदर साहब अगर उन सदर साहब की अगर बात कर रहे हैं, एक सेकंड मुझे उन सदर साहब की अगर बात करें, एक तो बिल्कुल वाज़ेह बात थी ना, उन्होंने कहा कि जी मेरा इख्तियार है इलेक्शन डेट देने का। किया इस्तेमाल उन्होंने इख्तियार नहीं किया। ये तो रिकॉर्डेड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अब दूसरी बात है मफरूजे की, अगर हम भेजते तो वो करते, अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड देके करें तो वो बैठ जाते, इसमें कोई फैसला नहीं करते। वो कहते मेरा इख्तियार था भाई, फिर तो डेट दे दो इलेक्शन की, हमें आपने क्यों जहमत दी हर चीज सुप्रीम कोर्ट में आना, हमने करवाया इलेक्शन। ये तो कोई बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हो जाता है 12 दिन में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आई, बड़ी हुई, क्या इलेक्शन हुआ? आपका सदर है, पीटीआई का आदमी है, क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन की डेट? मुझे आज तक दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, सदर मोहतरम जो उस वक्त होते थे, इसका आज तक किसी ने पब्लिक में आया है जवाब उनकी तरफ से?
सिर्फ यही नहीं, इलेक्शन कमीशन के वकील और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखने के फैसले पर दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। The ECP did satisfy 5 learned judges, and all the judgment is suspended. I don't contest that, but that is not being taken into consideration. That my actions and my decisions were not so absurd or fantastic that the 5 judges should have also then thrown me out, sir. They unanimously endorsed my decision too. You're at the apex court. We're expounding the Constitution. Don't tell us about the 5-member bench. It's neither binding nor persuasive on us. We don't need to look at it. We need to look at the issue. We're expounding the Constitution. But the first impression my Lord, is all I'm saying have is some patience. Don't rush through the matters thinking that उन्होंने 5 member ने कह दिया तो सोच लें. There's a serious issue here. We want to understand that nominations filed by a political party can't be simply disenfranchised just because you think a symbol cannot be given to them. ये बड़ी आसानी से आपने बड़ी जल्दी में dismiss कर दिया सारे question को और आपने कहा क्योंकि symbol नहीं मिल सकता था हमने सोचा कि बस को independent कर दें, not realizing the impact of that, you see, and how. जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह ने एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा। Is this understanding correct that a major political party was excluded from the election process merely because the Election Commission of Pakistan grossly misinterpreted the judgment of this court? My Lord, is that understanding correct? No, my Lord. With utmost respect, my Lord, my response is no. Respectfully, that understanding is not correct. That is not my understanding. Your interpretation of that judgment, आप कहते हैं वो दुरुस्त था? बिल्कुल जी. So when the bench itself is telling you that your interpretation was wrong. Right now, my Lord, those are observations. There's no judgment which has been issued, and there is a review pending against that judgment. दौरान समाज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मज़कूरा अराकीन एक साथ ये 2 पोजीशंस कैसे ले सकते हैं कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत कर सुन्नियात काउंसिल में शामिल हुए हैं, इसलिए मखसूस नशिस्तें दी जाएं। साथ ही वो ये भी कहें कि वो तहरीक इंसाफ में भी शामिल हैं। They cannot possibly claim to be independents who have joined a political party and on the basis thereof they seek reserve seats, and at the same time take this completely bizarre position, with utmost respect, that somehow based on a half of my declaration it boggles my mind. As a lawyer, I'm saying it boggles my mind how these two are not mutually exclusive and destructive of each other, this position. And in my notes, I have no argument from the appellates on this. This is a position which rightly so has been identified. It's an anomaly, I will even say that, by the bench. एक सवाल पूछा था कि ये इलेक्शन सिंबल आपने 67(3) के तहत दिया है उनको जी, आपने कहा जी मैं 67(3) के ओपनिंग वर्ड्स पढ़े, हेयर एंड आफ्टर्स कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपने किया, दिस इज योर केस नॉट हिज। जब उन्होंने ये केस किया और बाद में आपकी लीगल बेसिस पे उन्होंने कहा जी मैं अपनी पार्टी रिजॉइन कर रहा हूँ, अब आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये चेयरमैन किस तरह मुनासिब बात है। मैं ईसीबी की बात कर रहा हूँ, सिकंदर देखिए इसमें अच्छी बात नहीं है। contesting the elections on PTI ticket and they never withdrawn their affiliation, but at the moment they all joined SIC, तो अगर वो PTI के थे तो फिर वो SIC ज्वाइन नहीं कर सकते थे। यही तो मैंने in my sermon अगर तो Thomas, यही तो मैं पॉइंट कह रहा था कि you have to take your PTI jacket off. Please listen, if we consider them the PTI candidate who contested the elections on PTI affiliation ticket, then how they joined SIC? That's my submission. No, but at present they are the candidate of SIC. That is my submission. That is my submission. So we cannot revert back to that position. If they are PTI, then obviously they आपने मेरी position for whatever it's worth, you encapsulate. No, there is you declared them as independent. They never took off the jacket of PTI and wore the jacket of SIC. In between comes you. You say you're independent. I'll answer. Faced with that situation, I'll answer. 3 days notice, jacketless. Yes, sir. Mansoor साहब की बात मैं इसको despite that, if they contested the election on PTI ticket, then what was the occasion to join SIC? Why they don't fight for their own rights? इसकी अगली समाअत अब 1 जुलाई को रखी गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल जारी रखेंगे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे।
9 मई के मुकदमा सुनने वाली इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस को खुफिया एजेंसी के एहलकारों की तरफ से डराने, धमकाने और उनके अहल खाना को हिरासा करने की रिपोर्ट्स पर आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि अगर कोई ISI या IB से मुताल्लिक शिकायत सामने आए तो अदालत हिदायत जारी करेगी कि उसकी जिम्मेदारी वजीर आज़म उठाएं। यह मामला उस वक्त सामने आया जब 7 जून को सरगोदा के इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद अब्बास ने लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा और इसमें बताया कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत का चार्ज संभालने के बाद उन्हें यह पैगाम मौसूल हुआ कि ISI के एहलकार मिलना चाहते हैं। मुलाकात से इनकार पर उनके अहल खाना को धमकाया गया। फिर इसके बाद 10 जून को तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशी के मौके पर भी सिक्योरिटी खदशात के नाम पर उनकी अदालत तक रसाई बंद कर दी गई, जिसकी वजह से उमर अयूब की हाजिरी नहीं लग सकी और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। जज मोहम्मद अब्बास ने यह मामला भी लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया, जबकि इसी नौयत की एक रिपोर्ट रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज की जानिब से भी लाहौर हाई कोर्ट को भेजी गई थी, जिस पर अदालत ने अज खुद नोटिस लिया। पहले ये केस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान सुन रहे थे, जिन्होंने इस केस के हवाले से 20 जून को एक तफसीली ऑर्डर जारी किया था। लेकिन जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के बाद ये केस लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम को ट्रांसफर किया, जहां आज समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने इस अज खुद नोटिस केस को कोर्ट पटिशन में तब्दील कर दिया और समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि मैं इस केस में प्रोसिक्यूटर और अदालती माविन मुकर्रर करूंगा। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि अगर हमें पता चले कि किसी ने जज से मिलने की कोशिश की है तो हम तफ्तीश के लिए तैयार हैं, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि अदालत हिदायत जारी करेगी कि ISI या IB से मुताल्लिक वज़ीर आज़म जिम्मेदारी उठाएं। इसके बाद भी कुछ हुआ तो हम बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। वज़ीर आज़म को जिम्मेदारी लेना होगी। IB और ISI वज़ीर आज़म के मातहत हैं। IG पंजाब को हिदायत की जाएगी कि आइंदा रास्ते बंद करने के हवाले से जज से मुशावरत के बाद कदम उठाया जाए। IG पंजाब इस बारे में तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करें। इसके साथ ही जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस को हिदायत जारी की कि तमाम जजेस मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड करने वाली ऐप्स रखें और अगर कोई ऐसी फ़ोन कॉल आए तो उसे रिकॉर्ड किया जाए। ये कहते हुए अदालत ने आज की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस केस की गुज़िश्ता समाअत के दौरान जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने सरगोदा और रावलपिंडी के जजेस की रिपोर्ट्स की तफसीलात सामने रखते हुए इस हवाले से पुलिस तहकीकात पर IG की सरजनिश की थी। आज की प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।